बच्चों, आज हम चैप्टर 16 पढ़ेंगे। विभिन्न सूचना संचार मतलब अलग अलग तरह के सूचना यानी मैसेजेस फैलाने के साधन। संचार यानी चलन या उसको प्रसारित करना, इसको कहते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में विभिन्न तरह के मैसेजेस को, जैसे सूचनाएं हैं, समाचार है, खबरें हैं, इसको हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो चलन है, ये जो प्रचलन है, ये जो संचार है, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि संचार किसे कहते हैं। संचार का अर्थ है चलन। इसका प्रयोग हम सर्वथा यानी हमेशा सूचनाओं यानी मैसेजेस, भावनाओं यानी अपनी फीलिंग्स और अपने विचारों के आदान प्रदान यानी लेना देना, लेन देन करने के लिए करते हैं। यानी जिस तरह से हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं अपनी भावनाओं और विचारों के आदान प्रदान के लिए, उसी तरह से ये भी जो है सूचना संचार के साधन, ये भी हमारी भावनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। संचार हमारे दैनिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंसान हमेशा कुछ ना कुछ सोचता है, कुछ योजनाएं बनाता है, कुछ विचार करता है और अपनी फीलिंग्स जो है, भावनाएं हैं, वो शेयर करता है। लेकिन इसके लिए वह मुख्यतः शब्दों का यूज करता है। शब्दों के द्वारा वह अपनी भावनाएं, योजनाएं, विचार व्यक्त करता है। लेकिन संचार का सर्वप्रमुख इसलिए संचार का सर्वप्रमुख साधन है वार्तालाप यानी बातचीत। हम बातचीत के द्वारा एक दूसरे से अपनी भावनाएं, योजनाएं और विचार शेयर करते हैं। दुनिया में लोगों द्वारा रोजाना यानी हर रोज लाखों करोड़ों शब्द बोले जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास अन्य व्यक्तियों से बांटने के लिए अनेक विचार, भावनाएं, योजनाएं व सूचनाएं हैं। यानी हम रोज अपनी बहुत सी बातें दूसरों के साथ शेयर करते हैं और दूसरों की बातें सुनते हैं, समझते हैं और जानते हैं। ये सब कुछ बातचीत के जरिए होता है, अब चाहे वह फ़ोन पर हो या सामने। कभी कभी सूचना को शब्दों द्वारा यानी बोलकर व्यक्त नहीं किया जाता, बल्कि साइन चिन्हों, प्रतीक चिन्हों जिसको हम कहते हैं, विभिन्न संकेतों या इशारों के द्वारा या किसी प्रतीक चिन्हों के द्वारा बताया जाता है। इसलिए मानव ने धीरे धीरे विभिन्न यानी अलग अलग तरह के संकेतों और प्रतीकों का आविष्कार किया। इससे क्या होता है कि एक ही समय में हम बहुत से लोगों को एक ही बात सूचित कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे दमकल गाड़ी का तेज बजता सायरन। जैसे दमकल का गाड़ी तो देखा होगा आपने, कहीं अगर आग लग जाती है तब दमकल की गाड़ी तेज सायरन बजाते हुए या घंटी बजाते हुए आगे की ओर बढ़ती है, जिससे पता चलता है कि कहीं पर आग लगी है और रास्ता खाली कर दिया जाता है। उसी तरह से रास्ते से लोग तुरंत हट जाते हैं। चौराहे पर जलती लाल हरी बत्तियां हमें रुकने या चलने का निर्देश देती है बिना बोले। ये सारी चीज़ें होती हैं। या एम्बुलेंस देखा होगा आपने, एम्बुलेंस में भी जब कोई इमरजेंसी पेशेंट जाता है तब उसकी लाल बत्ती जो जलती है और सायरन बजता है तो लोग समझ जाते हैं और रास्ता खाली कर देते हैं। इसके बाद अगर हमारे देश में या किसी भी देश में किसी महत्वपूर्ण आदमी का या किसी महान व्यक्ति का निधन यानी मृत्यु हो जाती है, तब हमारे देश का झंडा आधा झुक जाता है। आधे झुके झंडे ये बताते हैं कि हमारे देश में अभी शोक मनाया जा रहा है, शोक का प्रतीक होता है। तो ये सारे प्रतीक जो हैं शब्दों का सहारा लिए बिना बहुत सारी बातें लोगों तक सूचित कर देते हैं। सूचना संचार का ये भी एक साधन है। कई बार लोग बिना बोले, बिना कोई शब्दों का प्रयोग किए ही अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं। जैसे अगर किसी कमरे में प्रवेश करने से पहले हम दरवाज़ा खटखटाएं तो पता चलता है कि दरवाजे पर कोई है, और इस तरह से दरवाजे के अंदर बैठा व्यक्ति, रूम के अंदर बैठा व्यक्ति यह जान जाता है कि दरवाजे पर कोई है। कक्षा में अगर आप अपना हाथ उठाकर अध्यापक को सूचित करते हैं तो अध्यापक समझ जाते हैं कि आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे इशारे इन बातों को दर्शाते हैं। कई बार
दूर खड़े व्यक्ति को केवल हाथ हिलाकर अभिवादन करने से या इशारा करने से वो व्यक्ति समझ जाता है कि उसे ही बुलाया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं। कभी कभी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना अत्यंत कठिन होता है, इसलिए भावनाओं को शब्दों में व्यक्त ना करके अपने चेहरे की भाव भंगिमाओं से भी हम दूसरों को बता सकते हैं। जैसे अगर हम खुश हैं तो हम मुस्कुराते हैं, अगर हम गुस्सा में हैं तो अपनी भौवें चढ़ा लेते हैं, कभी हम घृणा करते हैं किसी चीज़ से तो नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है तो हम रोने लगते हैं। तो ये सारी हमारी जो चेहरे की एक्सप्रेशंस है वो इन सब भावनाओं को दिखाते हैं। ये सब मैसेजेस देते हैं, सूचना देते हैं। हम कुछ कहें न कहें, हमारा चेहरा हमारी भावनाओं का आईना होता है। यानी हमारा चेहरा सभी बातें साफ साफ कहता है। हम दुखी हैं कि खुश हैं कि उदास हैं, हमारा चेहरा सबको बता देता है, भले ही हम कुछ ना कहें। जिस पुस्तक को आप इस समय पढ़ रहे हैं, यदि यह अचानक हवा में उड़ने लगे तो आपका मुंह खुल जाए, आंखें फैल जाएंगी, यानी आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो बिना बोले ही आप बहुत कुछ बता देते हैं। और अगर आप रूठ जाते हैं तो मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारी बातें और भावनाएं अपने चेहरे की भाव भंगिमाओं से भी दूसरों को बता सकते हैं। कई बार हम लोगों के बैठने चलने आदि के अंदाज से भी जान जाते हैं कि इस वक्त उसका कैसा मूड है, वो क्या महसूस कर रहा है। यदि आप बोर हो रहे हैं तो आप कुर्सी पर अधलेटे पड़े हैं, जम्हाइयाँ लेने लगते हैं। यदि आपकी माताजी आपको सर्कस ले चलने को कहती हैं तो आप खुशी से नाचने कूदने लगते हैं। आपको बिना हिले डुले बैठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यदि यही आपकी मनोदशा अच्छी नहीं है तो आप धीरे धीरे चलेंगे और लोगों को देर तक घूरते रहेंगे, यानी आप कुछ और ही ख्यालों में खोए रहते हैं। बहुत से लोग अपनी भावों को अपनी कला के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अपनी द्वारा बनाई गई वस्तुओं में दिखाते हैं। जैसे चित्रकार अपनी मन की भावनाओं को अपने बनाए हुए चित्रों में पिरो देता है, और मूर्तिकार भी अपनी भावनाओं को मूर्तियों में पिरो देता है। इस तरह से फिर जो डांसर्स होते हैं, नर्तक और नर्तकियाँ, वो भी अपने विचार एवं भावनाओं का प्रदर्शन नृत्य और संगीत के द्वारा करते हैं। संगीत में भी विभिन्न भावनाओं का आदान प्रदान है। तो बहुत से गाने संगीत ऐसे होते हैं जो प्रसन्न भी कर देते हैं और दुखी भी कर देते हैं। कभी कभी तो लोग संगीत पर नाचने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी भावनाओं को सूचित करते हैं। लेखक, कवि, जो कहानीकार होते हैं, नाटककार होते हैं, जो कविता लिखते हैं, जो गीत लिखते हैं, वो भी दुनिया की विभिन्न घटनाओं को और अपनी भावनाओं का वर्णन अपने कृतियों में करते हैं। वे घटनाएं वास्तविक हों या काल्पनिक, वे चाहे पूर्व यानी बहुत पहले की घटी हो या वर्तमान में, फिर भविष्य में या भविष्य में होने वाली हो, उनकी रचनाओं में मानव अपनी विभिन्न भावनाओं का भी वर्णन कर देता है। कलाकृतियाँ, संगीत, पुस्तकें हमारे विचार और भावनाओं के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण साधन है। इनके साथ पोस्टर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, चलचित्र यानी सिनेमा, दूरदर्शन भी भाव संचार के उत्तम साधन हैं। अभी तो बच्चों मोबाइल हो गया है, इंटरनेट हो गया है, इनके द्वारा भी बहुत से इंटरनेट पर जो ऐप्स आते हैं, उनके ज़रिए भी लोग, ट्विटर है जैसे कि, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सब चीज़ों के द्वारा भी लोग अपनी भावनाएं पूरी दुनिया के साथ शेयर करते हैं और दुनिया की जानकारी भी विभिन्न लोगों के ज़रिए हासिल करते हैं। उनकी विचारधाराओं का भी ज्ञान हमें मिलता है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में यानी पुराने ज़माने में आदि मानव जो होते थे, वे अनेक प्रकार की ध्वनियाँ सुनते थे, जंगल में जंगली जानवरों के, पक्षियों के, और फिर खुद भी बहुत सी ध्वनियों का प्रयोग करने लगे। धीरे धीरे इन ध्वनियों के कारण वो बोलना सीखे, ध्वनियों को जोड़ जोड़कर उनका एक अर्थ निकाला और बोलना सीखा। धीरे धीरे मानव ने लिखना भी सीख लिया। पहले चित्र लिपि होती थी, चित्रों के द्वारा ही वो लिखते थे, चित्रों के द्वारा अपनी भावनाएं प्रकट करते थे।
तो उसके बाद वो गुफाओं की दीवारों पर चौड़ी सपाट चट्टानों पर चित्रकारी करने लगे और उस चित्रकारी के द्वारा वे अपनी भावनाएं बताते थे। इसको भित्ति चित्र भी कहा जाता है। ये भारत के बहुत सी जगहों में गुफाओं में आज भी पाए जाते हैं। प्राचीन काल में अमेरिका में रहने वाले आदिवासी जंतुओं की खालों यानी जानवरों की चमड़ियों, सीपियों यानी समुद्र के किनारे पाए जाने वाले शंख, सीपियों एवं लकड़ी आदि पर चित्रकारी करते थे, यानी पेंटिंग्स करते थे, चित्र बनाते थे, ड्राइंग बनाते थे। वे आग एवं धुएं के प्रयोग द्वारा भी संदेशों का आदान प्रदान करते थे। जैसे वो कहीं पर आग जलाते और फिर उस पर गीली घास रख देते, जिससे बहुत ऊंचाई तक धुआं जाता था और दूर के लोग उस धुआं को देखकर समझ जाते थे कि वहाँ पर कोई न कोई व्यक्ति है, वहाँ व्यक्ति फंस गए हैं या वो क्या कहना चाह रहे हैं। इस तरह वे एक जगह से दूसरे जगह मैसेज भेजते थे। प्राचीन काल में मिस्र में रहने वाले लोग क्या करते थे कि सूरज, चांद, तारे, राजा और देवी देवताओं आदि के प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में मिट्टी में क्या करते थे, गीली मिट्टी में उनके चित्र बनाते थे। फिर उन्होंने इन प्रतीकों के स्थान पर कुछ सरल संकेत बनाए। वे संकेत ही उनकी वर्णमाला बन गए। जैसे हमारे हिंदी में बच्चों क, ख, अ, आ हमारे वर्णमाला हैं, उसी तरह से वे पहले इन वर्णमालाओं को कैसे लिखते थे, इस चित्र में आप देख रहे हैं बच्चों। वे गीली मिट्टी का स्लेट बनाते थे, उस पर वो किसी नुकीली चीज़ से ऐसा चित्र डिज़ाइन बनाते थे, प्रतीक चिन्ह बनाते थे। फिर उनको धूप में सुखा दिया जाता था। उसके बाद उसे आग में पका दिया जाता था, जिससे वे पूरे परमानेंट मजबूती से स्थायी रूप से हो जाते थे और हजारों सालों तक वो सुरक्षित रहेंगे। इस तरह से ऐसी पट्टिकाएँ खुदाई के बाद मिली हैं, जो आज भी वैसी ही सुरक्षित हैं, खराब नहीं हुए हैं। कुछ गाँवों में पत्थरों से ऊंची-ऊंची मीनारें बनाई जाती थी, यानी टावर्स, जो आप देख रहे हैं यहाँ चित्र में। इस तरह के मीनारें बनाई जाती थी और उन मीनारों के ऊपर आग जलाई जाती थी। आग जल रहा है इस तरह से, और ताकि दूर तक ऊंची जगह से लोग या ऊंची चीज़ों को दूर से भी लोग देख सकते हैं, तो ये भी मैसेज दिया जाता था। उसके बाद संदेश लोग गांव के गांव भेजा करते थे। इस प्रकार समुद्र तट पर, यानी समुद्र में चारों तरफ पानी ही पानी रहता है, तो दिशा का पता नहीं चलता, जहाज अपनी दिशा भटक जाते हैं। इसलिए उनको दिशा बताने के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए ऊंची ऊंची मीनारों पर आग जला दिया जाता था, ताकि समुद्र में फंसे हुए जो जहाज हैं वो तट की सूचना उनको दी जा सके। तो लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों में आग लगा कर रख देते थे, जिससे लपट बहुत उठती थी और लोगों को दूर फंसे जहाज़ों को दिशा का पता, तट का पता चल जाता था कि कहाँ पर तट है, किधर किनारा है, किधर जाना है। आज यह कार्य ऊंचे ऊंचे प्रकाश स्तंभों यानी लाइट टावर जो होते हैं और बिजली से चमकने वाले बड़े बड़े बल्बों द्वारा किया जाता है, क्योंकि आज बिजली की सुविधा है, पहले नहीं थी। अफ्रीका के घने जंगलों में संदेश पहुंचाने के लिए वहां के आदिवासी नगाड़ों और ढोल का इस्तेमाल करते थे। वे नगाड़े बजाकर संदेश देते थे। वो आवाज़ दूसरे गांव तक पहुंचती थी। फिर वो लोग नगाड़े बजाते थे और नगाड़े की आवाज़ से वो किसी और गांव को यह संदेश भेजते थे। इस तरह महत्वपूर्ण सूचनाएं मीलों तक सुरक्षित रूप से भेजी जा सकती थी। प्राचीन काल में, यानी पुराने ज़माने में, संदेशों को भेजने के लिए घंटों का भी प्रयोग किया जाता था। वो जो घंटे होते हैं बजाने के लिए चर्च में, बड़े बड़े, उस तरह के किसी खतरे या अन्य महत्वपूर्ण घटना के घटित होने पर मीनारों के यानी टावर्स की चोटियों पर लगे विशाल घंटों को बजाकर लोग इकट्ठा किया जाता था लोगों को, और इस तरह से दूर तक एक साथ सभी लोगों को सूचना पहुंचा दिया जाता था। भारत में भी बहुत से राजा हुए जो अपने संदेशों को, अपने मैसेजेस को, आप इस चित्र में देख रहे हैं, मुनादी वाले के द्वारा गांव-गांव पहुंचाते थे। मुनादी वाला ढोल बजा बजा कर गांव के लोगों को भीड़ इकट्ठा करता था और गांव के लोगों को सूचना दिया करता था, और ये जो है राजा का संदेश सबको सुनाता था। आज भी छोटे गांवों व कस्बों में मुनादी वाले सर्कस, मेलों, झांकियों आदि की सूचना
देते हैं। तो बच्चों, आपने इस पाठ में जाना कि कितने तरह से मैसेजेस दिए जाते थे प्राचीन काल में भी और आज के ज़माने में भी। धन्यवाद।